पर्यावरण और प्राकृतिक साधन, ये संसाधन। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं हम, पॉलिटिकल साइंस 12th का सीबीएसई बोर्ड और इसके अलावा जो भी अदर बोर्ड हैं जिनमें एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है, तो उन सभी के लिए क्लासें बहुत उपयोगी होंगी। और अध्याय नंबर 6 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज बात करेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें 4 टॉपिक मेन है इसमें आपका। एक तो है आपका वैश्विक राजनीति में पर्यावरण, इसके अलावा भारत का पक्ष उसमें क्या रहेगा, साझी संपदा और उसकी जिम्मेदारियां, इसके साथ साथ मूलवासी और उनके अधिकार, ये इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ से एग्जाम में आ सकती है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है। अध्याय नंबर 6 है आपका पॉलिटिकल साइंस, जो आपका 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस दी गई है उसमें ये आपका अध्याय नंबर 6 आता है, पार्ट नंबर 1 का। तो पार्ट 1 पढ़ रहे हैं अभी, पार्ट 1 हम लोग अभी देख रहे हैं। इसके बाद हम पार्ट सेकंड के देखेंगे, उसमें आपके 8 चैप्टर हैं। तो इसमें आपका ये छठा चैप्टर है, इसके बाद एक चैप्टर और है और पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है क्या। विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा की जाती है। 1960 के दशक में पर्यावरण का मुद्दा अधिक उजागर हुआ। इस अध्याय में महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि के विषय में बताया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें पर्यावरण पर जो बात की गई पहली बार, वो कब की गई, इस पर जो है दबाव कब दिया गया या इस पर जोर कब दिया गया या ये मुद्दा कब उजागर हुआ था, तो 1960 ईस्वी में ये मुद्दा उजागर हुआ था। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में भी आपके इस तरह के क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिल जाते हैं कि भाई पर्यावरण पर या पर्यावरण का मुद्दा कब उजागर हुआ, तो 1960 के दशक में ये उजागर हुआ था। इसके अंतर्गत आपका जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि के विषय में हमको पढ़ना है, उसके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले पर्यावरण की बात करेंगे। पर्यावरण कहते किसे हैं, इसका परिचय देख लेते हैं। पर्यावरण का उद्भव, उसका शीतलन, वायुमंडल का निर्माण, वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति आदि कालांतर की सक्रिय प्रक्रिया से पर्यावरण का निर्माण हुआ है। यानी कि पर्यावरण का जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी के शीतलन से, उद्भव से, वायुमंडल से, वायुमंडल के निर्माण से, वनस्पतियों से और जीव जंतु आदि की उत्पत्ति से ही हमारे क्या हुआ है, पर्यावरण का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण की प्रक्रिया नितांत मंद गति से अनवरत सक्रिय रही है। यानी कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ है या इसकी प्रगति हुई है। अनेक भौतिक और अभौतिक तत्वों का निर्माण तथा उनके मध्य उत्पन्न संबंध से पर्यावरण धीरे धीरे मूर्त रूप धारण करता जा रहा है। यानी कि आज के समय अगर देखा जाए तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में बहुत ज्यादा जो है उसका विनाश होता जा रहा है, उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। उन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वायुमंडल का निर्माण एवं इसकी घटनाएं पर्यावरण के निर्माण एवं विकास में निरंतर सहयोग प्रदान करती रही है। कालांतर में भूतल पर एक भौतिक पर्यावरण का निर्माण संभव हो पाया है। यानी कि वर्तमान में अगर देखा जाए, हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो जमीनी जो भाग है, भूतल यानी कि जमीन का जो हिस्सा है, उस पर भौतिक पर्यावरण का निर्माण संभव हो पाया है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य निहित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार पर्यावरण संबंधी विविध पक्षों की जानकारी प्रदान करता है। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हमारे पर्यावरण या पारिस्थितिकी के अंतर्गत आएंगे या पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पारिस्थितिकी प्रणालियों का बोध करना, यानी कि उनका ज्ञान प्राप्त करना। पारिस्थितिकी प्रणालियां जो है उनको जानना, उनके बारे में अध्ययन करना या उनका बोध करना, उनको पढ़ना, उनका ज्ञान प्राप्त करना। पारिस्थितिक प्रणालियों की समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। पारिस्थितिकी मतलब कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा खनिज हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनको जो है उनको विनाश होने से रोकना। पारिस्थितिकी प्रणालियों की समस्या की जानकारी प्रदान करना, भाई इनमें क्या समस्या है, क्यों इनका विकास नहीं हो रहा, क्यों इनको नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण असंतुलन और उनके प्रभावों का ज्ञान, यानी कि पर्यावरण क्यों हो रहा है, उसके लिए असंतुलन और उसके क्या प्रभाव हमारे पर होने वाले हैं या हमारे समाज पर या हमारी पृथ्वी पर क्या उसके प्रभाव पड़ने वाले हैं, उन सब के बारे में जानना है। पर्यावरणीय क्रियाओं के प्रभाव भी जानकारी प्रदान करना।
पर्यावरणीय प्रभाव जो है उनके जानकारी प्राप्त जो है जानकारी प्रदान करना, इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु विविध उपायों की जानकारी देना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये भी आपका पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है कि भाई पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करना, उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों को जागरूक करना, बताना उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा किसके अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत। विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, अब ये हम टॉपिक देखने वाले हैं इसमें कि भाई विश्व राजनीति में या विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर चिंता क्यों है, विश्व के देशों में पर्यावरण को लेकर चिंता क्यों है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि भाई विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, इस पर चर्चा करें। तो पर्यावरण के खतरे क्या क्या है, एक तो ये देखना, देखो एक तो पर्यावरण के जब जो है पर्यावरण का खतरा होगा तो सबसे बड़ा क्या होगा, जल संकट। जल संकट ये भी पर्यावरण का एक आपका खतरा है। दूसरा क्या है, ओजोन क्षरण, यानी कि ओजोन जो परत है हमारी जो मंडल में, उसका विनाश होना। उससे अब ओजोन क्षरण से होगा क्या, ओजोन क्षरण के कारण जो है यदि ओजोन का ह्रास हो जाता है, ओजोन का पतन हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, जिस कारण जो है फिर क्या होगा, तो जो पृथ्वी पर जीव जंतु और वनस्पति है, इसके अलावा जो मानव है, तो उसमें क्या होगा, उसमें चर्म रोग होने की संभावना हो जाएगी। एक तरह से कैंसर, चर्म कैंसर की सबसे ज्यादा संभावना बढ़ती है और प्राकृतिक असंतुलन भी उसमें देखने को मिलेगा। या फिर ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा बहुत इसमें तेज हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं सूर्य से निकलने वाली, ये ओजोन परत जो है, ओजोन जो गैस है उससे छनकर उसके फिल्टर होकर ही पृथ्वी पर आती है। यहाँ पर दिखाया भी गया, देखो ये अल्ट्रावायलेट किरणें हैं सूर्य से निकलने वाली, पहले ओजोन के अंतर्गत जाएगी, ओजोन गैस है ये, इसके बाद फिर ये पृथ्वी पर आती है। लेकिन जब इसका क्षरण हो जाएगा, इसका जो है विनाश हो जाएगा, ये परत टूट जाएगी, तो फिर डायरेक्ट ये आपकी क्या आएगी, पृथ्वी पर आएगी, जिससे मानव को भी दिक्कत होगी। इसके अलावा और क्या है भाई, वन कटाई, वनों को काटना, इसके अलावा आगजनी होना, जंगलों में आग लग जाती है, तो ये भी एक तरह से क्या है, पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। दूसरा क्या है कि समुद्री प्रदूषण, समुद्र में जो प्रदूषण फैल रहा है, समुद्र में जो कचरा जा रहा है, समुद्र में जो आपके तेल रिसाव वगैरह होता है, जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं उनके तेल जो है, तेल के टैंकर भी आपके पलट जाते हैं। इसके अलावा मानव के द्वारा की गई क्रियाएं, जैसे मान लो मानव के द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, मिसाइलों को समुद्र में छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है कि समुद्र प्रदूषित हो रहा है, और इससे क्या होगा कि जो समुद्र में जीव जंतु रह रहे हैं उनको इससे हानि होती है। तो क्या करते हैं कि आपका जो है प्राकृतिक आपदाएं आने की भी संभावना ज्यादा रहती है। उससे आपका क्या होता है, जब उसमें समुद्र में हम मिसाइल वगैरह छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि समुद्र में बहुत तेजी से तरंगे उठती हैं, इनके उससे क्या होता है, उससे आपका क्या हो सकता है, उससे आपका ज्वार भाटा आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो है सुनामी आने की संभावना रहती है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। तो कुल मिलाकर समुद्री प्रदूषण है। तो ये कुछ ऐसे खतरे हैं जो हमारे क्या है कि विश्व राजनीति में पर्यावरण का चिंता, और ये एक तरह से सभी के साझे खतरे हैं, किसी एक देश के नहीं है, ये सभी के लिए खतरा है। अब देखते हैं जिसमें सीमित संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सीमित संसाधन की बात करें तो कृषि योग्य भूमि घट रही है और जल भंडार कम हो रहे हैं। वनों के काटने से क्या हो रहा है, देखो वनों के काटने से भी, इसके अलावा और भी, या आबादी ज्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है कि कृषि योग्य जो जमीन है वो घटती जा रही है, क्योंकि बस्तियां फैलती जा रही है। इसके अलावा जल भंडार कम हो रहे हैं, जो हमारे भूमिगत जल है वो भी लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि मानव उसका बहुत तेजी से दोहन कर रहा है। तो इसलिए जो है कृषि योग्य भूमि घट रही है और जल भंडार कम हो रहा है। इसके अलावा सीमा पार समस्याएं, प्रदूषण किसी देश की सीमा नहीं देखता, जैसे ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर आपका वायुमंडल में वायु प्रदूषण हो जाता है आपका। तो ये कुछ ऐसे प्रदूषण हैं जो जो किसी देश की सीमा नहीं देखते। मान लो ओजोन परत अगर हट गई तो उससे किसी एक देश को नहीं, दुनिया के सभी देशों को नुकसान होगा। तो इसलिए विश्व राजनीति में पर्यावरण का चिंता का विषय है ये। दूसरा क्या, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, तापमान केवल ऐसा नहीं कि एक ही देश का बढ़ेगा, वो पूरी दुनिया के देशों में बढ़ता है, तो उससे पूरी दुनिया में जो है दिक्कत आती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ज्यादा क्या होगा कि आपका तापमान ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी। जब गर्मी ज्यादा होगी तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे, और ग्लेशियर जब तेजी से पिघलेंगे तो उनका पानी पिघलकर नदियों में बहेगा, जिस कारण जो है समुद्र का जल स्तर बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि नदियां
उस पानी को, ग्लेशियर के पानी को कहाँ पर पहुँचाती है? समुद्र में, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने की संभावना हो जाती है उससे। एक रिपोर्ट भी आई थी आपकी 2024 में ही कि भाई आपका 2030 से 2035 के बीच में दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जो डूबने के कगार पर हैं, यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण उनके वे शहर डूब जाएंगे या जलमग्न हो जाएंगे। उनमें से एक आपका शहर मुंबई भी है, भारत की बात करें तो। इसके अलावा और लक्षद्वीप है, इसके अलावा इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। तो कई सारे द्वीप ऐसे हैं जो खतरे की सूची के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है यूएनओ के द्वारा, कि भाई ये जो शहर हैं 2030 से 35 के बीच में इनका कुछ हिस्सा समुद्र में डूब सकता है, जिस तरह से जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है समुद्र का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इसके बाद सहयोग की आवश्यकता। कोई भी एक देश अकेले इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। इसके लिए वैश्विक सरकार या सहयोग की जरूरत पड़ती है, यानी कुल मिलाकर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं, तो उसके सहयोग की इसमें जरूरत पड़ेगी। वही सारे देशों को एक साथ लेकर आ सकता है, सबके लिए संधि या सबके लिए कोई समझौता बना सकता है, जिसके तहत जो है देशों को ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत के संरक्षण के लिए काम करने के लिए उनको मजबूर कर सकता है या उनको जिम्मेदार घोषित कर सकता है। इसी को लेकर क्या हुआ, 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की थी, और इस पुस्तक में बताया गया भाई कि कितनी तेजी से विश्व के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो वनों की कटाई, दूसरा ओजोन परत का क्षरण, इसके अलावा जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं है, तो जिससे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन जैसी गैस हुआ जो है बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। इनकी ग्रीन हाउस गैसें इनको कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ने के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये सारे इसमें आपके विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता को लेकर आप इसमें लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इनको विस्तार से भाई। पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अधिकांश पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अवनयन व जनसंख्या द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जनित है, यानी कुल मिलाकर मानव द्वारा जो समस्या, मानव द्वारा जो क्रिया की जा रही है, वही सबसे बड़ी पर्यावरण की समस्या है। मानव के द्वारा, जैसे मान लो मानव के द्वारा वाहन चलाए जाते हैं, उनसे धुआं निकलता है। मानव के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं, मानव के द्वारा खनन किया जा रहा है, खदानों से जो है कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, सोना, चांदी वगैरह निकाल रहे हैं। इसके अलावा मानव के द्वारा जो है आपका एसी वगैरह चलाई जाती है, उद्योग चला रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं कैसी है? मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, जिनके कारण पर्यावरण को समस्या हो रही है या पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जो अवांछनीय है और स्थानीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की धारणीयता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो अधिकांश जो है इसमें देखा जाए तो मानव ही जिम्मेदार है। इनमें स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो मृदा प्रदूषण, जो लोकल के लोग जो है करते हैं। तो मिट्टी प्रदूषण सबसे बड़ी चीज है। खेती में आज देख रहे हैं आप, कृषि में कितने प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? मृदा प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है। जल जनित रोग, जल से होने वाले रोग हो रहे हैं। जो है वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना जो है सबसे प्रमुख है इसमें। आप देखोगे अभी हाल फिलहाल में, अगर मैं आपसे बताऊं, जब से 5G आया है, जब से 4G और 5G आया है, आप देख रहे हैं कि जो पक्षी जो थे, पक्षियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा, गोरैया। गोरैया जो घरों में रहती थी, गोरैया। तो गोरैया आप गोरैया आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। गोरैया की संख्या बहुत कम हो गई है। इसके अलावा आप देखोगे एक चिड़िया थी गुरसल, जिसको कहा जाता था, गुरसल इसको कहते थे। इसकी संख्या बहुत कम हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत सारे ऐसे पक्षी, बुगले देख लो आप, बुगला जो होता था, ठीक है, बुगला, इसकी संख्या बहुत कम हो गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं। चील को भी देख सकते हैं आप, चीलों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। गिद्धों की संख्या तो पहले ही बहुत कम हो चुकी है। तो जब 4G और 5G आया ना, 4G और 5G जो आया है आपका सिम, ठीक है, जो टावर लगे इनके, तो इससे क्या हो रहा है कि इनकी किरणों के कारण इन पक्षियों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, अम्लीय वर्षा और तेल रिसाव के कारण, जो समुद्रों में तेल वगैरह लेके जाते हैं बड़े बड़े टैंकर जहाजों के माध्यम से, तो उनमें क्या होता है, तेल रिसाव हो जाता है बहुत बार, के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो पर्यावरणीय समस्या कहाँ कहीं से हो रही है? मृदा प्रदूषण है, जन जनित रोग है, वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त हो रही है। वहीं आप देखोगे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, अम्लीय वर्षा है और तेल रिसाव। इसके अलावा आप मोबाइल फोन के जो टावर हैं उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उनके कारण क्या हुआ? पक्षी बहुत तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं।
और इससे मानव को भी नुकसान होता है, क्योंकि ये आपकी तरंगे हैं, अल्ट्रा जो जो ये आपकी तरंगे हैं, किरणें हैं टावरों की, ये मानव के भी शरीर से आर पार होके जाती हैं, तो मानव को भी इससे नुकसान हो रहा है। वैश्विक वैश्विक स्तर पर प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्रजातियों का विनाश विनाश होना प्रमुख पर्यावरणीय समस्या के रूप में वैश्विक खतरा है। तो कुल मिलाकर आपका जो जैव विविधता जो हो रही है फिलहाल, और उसका जो क्षरण हो रहा है, जितनी स्पीड से जंगल काटे जा रहे हैं, वनस्पतियों का जो है विनाश किया जा रहा है, जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जैविक विविधता का या जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अभी आपने देखा था पीछे आंदोलन चला था अरावली को लेकर, अरावली बचाओ को लेकर आंदोलन चला था, तो ये भी आपका जैव विविधता के अंतर्गत ही आएगा। इसके अलावा भूमंडलीय तापन, जो वायुमंडल है उसका लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा हो रही है, बरसात के मौसम में कभी जो है असामान्य वर्षा हो जाती है। तो ओजोन क्षरण, इसके अलावा ओजोन की जो परत जो लगातार पतली होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन तथा प्रजातियों का विनाश होना प्रमुख पर्यावरणीय समस्या के लिए वैश्विक खतरा माना जा रहा है। इसके अलावा देखोगे तो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याएं संसाधनों के कुप्रबंधन का परिणाम है, यानी कि हाल फिलहाल में जो मानव के द्वारा क्रिया की जा रही है, तो वो सबसे बड़ा कारण है। इन समस्याओं का स्वरूप केवल स्थानीय न होकर वैश्विक होता है, इनका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। अतः इसके समाधान के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही किए जाने चाहिए, यानी कि वैश्विक स्तर पर ही इनके समाधान किए जाने चाहिए। तो ये आप इनकी समस्याएं लिख सकते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं भाई। चलिए जी, इसके बाद आगे देखेंगे पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान क्या है। इनको भाई, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण अवनयन के विभिन्न पहलुओं के आधार पर सतत यानी कि लगातार विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना बनाई जाए। यानी कि इसका समाधान करने के लिए अनेक आपको ऐसे करने पड़ेंगे, लगातार निरंतर विकास करने के उद्देश्य इसमें आपको बनाने होंगे, योजना तैयार करनी होगी, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलतम ऊर्जा पर आधारित इस तरह की प्रौद्योगिकी विकसित की जाए जिससे न्यूनतम प्रदूषण हो। यानी कि जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। क्यों? ताकि प्रदूषण पर कुछ नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दूसरा, प्रौद्योगिकी विकसित की जाए, टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर भी प्रदूषण के स्तर को कमी लाई जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जैसे देख सकते हैं आप, सोलर वगैरह पर बहुत ज्यादा दबाव जो जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा। इससे क्या होगा, इससे पर्यावरण को नुकसान होने से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। इसके बाद वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के बारे में बात कर लेते हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सुरक्षा का विषय एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। बढ़ती जनसंख्या, सबसे बड़ी समस्या तो दुनिया में जो जनसंख्या लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आबादी जो बढ़ती जा रही है। दूसरा है सीमित होती कृषि भूमि। भाई जमीन तो उतनी है, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो जमीन क्या हो रही है, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि हम उसमें कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई उसमें जो है उद्योग बना रहे हैं, जो आबादी है उनके लिए आवास बना रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा निवर्णीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है, तो ये एक वैश्विक चिंता का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों में 66.3, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 66.3 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। विकासशील देश किनको कहा जाएगा, जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, और अफ्रीका के लगभग सभी देश कैसे हैं, विकासशील देश हैं। तो इनकी आबादी को भी आपका पीने का पानी भी स्वच्छ प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही करीब 2 अरब 40 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई की सुविधा से पूरी तरह से वंचित हैं। इस कारण 30 लाख से अधिक बच्चे हर वर्ष मौत का शिकार हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2016 का है, जो 2016 में दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा। प्राकृतिक वन जलवायु को व्यापक स्तर पर संतुलित रखने में भी एक जो है सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओजोन रिक्तीकरण की समस्या भी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि ओजोन का निरंतर जो है क्षरण होता जा रहा है। ओजोन रिक्तीकरण के कारण
पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यानी कि ओजोन का अगर क्षरण होता है तो उससे क्या होगा, मानव पर भी और इसके अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वायुमंडल जो है या आपका क्षोभ मंडल जो है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। वैश्विक स्तर पर समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सागर का मध्यवर्ती भाग आज भी प्रदूषित रहित है। देखो भाई, जो आपका नदियों का पानी जाता है, मान लो ये आपका यहाँ पर, ये मान लिया हमने समुद्र है तो, और इसके आसपास ये देश है यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें जो नदियां हैं और नदियों में जो कचरा हम डाल रहे हैं, वो कचरा कहाँ पे जाता है, समुद्र में जाता है, और समुद्र के तटीय क्षेत्रों के आसपास रहता है। ये जहां पर देश होते हैं उसी के आसपास का जो है पानी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन बीच का जो है, बीच वाला जो क्षेत्र है, वहां तक ये कचरा नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण ये सही है अभी फिलहाल, ठीक है। लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है सागरों का या महासागरों का, वो क्षेत्र प्रदूषित हो चुका है या बहुत तेजी से उसमें प्रदूषण बढ़ रहा है मानव क्रियाओं के कारण। इसके बाद देखेंगे रियो सम्मेलन, जिसको ये आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1992 में हुआ था भाई। कहां पर हुआ, ब्राजील में हुआ, और ब्राजील का शहर था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में 1992 में पृथ्वी को लेकर जो है विश्व के देशों के बीच में चिंता उत्पन्न हुई। 170 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो ये आपका कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील का शहर है। ब्राजील आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ, 1992 में हुआ था भाई, रियो डी जेनेरियो। याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको आपका अक्सर आ जाता है, या लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो उसमें भी आपको ये लिखना होगा। और कब हुआ था, 1992 में हुआ। कितने देशों ने भाग लिया, 170 देशों ने भाग लिया, और हजारों स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम जो है, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, वे भी इसमें शामिल हुए थे। मुख्य उपलब्धि क्या थी इसमें, एजेंडा 21 इसमें तैयार किया गया। एजेंडा 21 को इसमें अपनाया गया था। यानी कुल मिलाकर जो है 21 पॉइंट ऐसे किए गए, 21 पॉइंट ऐसे रखे गए जो पृथ्वी को बचाने के लिए अनिवार्य थे। जैसे मान लो पर्यावरण है, इसके अलावा समुद्री जल है, और इसके अलावा आपका जो है ग्लेशियर हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, उद्योग वगैरह, इन सबको शामिल किया गया इसमें। और इसके अलावा और क्या था इसका, टिकाऊ विकास मतलब जो है आर्थिक विकास का ऐसा तरीका जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो और आने वाली पीढ़ियों को के लिए भी साधन बचे रहे। जैसे मान लो आपका तेल है, जमीन के अंदर तेल है, इसके अलावा कोयला है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके खनिज हैं, खनिज में आपके बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लोहा आ जाएगा, सोना चांदी तांबा वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे संसाधन हैं, और इन संसाधनों को अगर हमने आज इनको निकाल लिए, जमीन से सारे खत्म कर दिए, तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए इसमें से क्या बचेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए केवल एग्जाम्पल बन के रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या करना, हमको टिकाऊ विकास करना है, यानी कि देशों का विकास भी करना है और इन संसाधनों को बचाकर भी रखना है। इसके अलावा परिणाम क्या हुआ इसका भाई, जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसी का गठन किया गया, एक संगठन बनाया गया जो जलवायु परिवर्तन पर ही काम करने वाला था, जिसका नाम था यूएनएफसीसी। तो ये था आपका रियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था। याद रखना कहां पर हुआ, तो ये ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया, 170 देशों ने भाग लिया, और हजारों से ज्यादा इसमें एनजीओ आए थे। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निगम भी इसमें शामिल थी। सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी क्या थी कि एजेंडा 21 तैयार किया गया पर्यावरण को, पृथ्वी को बचाने के लिए। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ब्राजील शहर में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें विश्व के 170 देश और हजारों स्वयंसेवी संगठनों तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों ने भी इसमें इस सम्मेलन में भाग लिया था। रियो डी जेनेरियो में हुए सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी पर बल दिया गया, जिसमें एजेंडा 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। इस सम्मेलन के अनुसार आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को ठेस न पहुंचे। सबसे बड़ी बात जो इसमें थी भाई, हमें जो है विकास करना है, देशों का अपना भी विकास करना है, मानव का विकास करना है, लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जिससे
पर्यावरण के नुकसान ना हो और आर्थिक वृद्धि भी होती रहे, मानव का विकास भी होता रहे। इसे टिकाऊ विकास या सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संज्ञा दी गई। तो इसी को आपका एजेंडा 21 में इसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई थी, जैसे मान लो पर्यावरण है, ओजोन गैस है, इसके अलावा आपके ग्लेशियर हैं, समुद्री जल है, और इसके अलावा भूमिगत जल है। तो इन सबको इसमें शामिल किया गया, यानी कि भाई इनका हमको दोहन ऐसे करना है ताकि जो है पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो पर्यावरण को बचाते हुए ही मानव का या आर्थिक विकास हमको करना है देशों का। ठीक है भाई, अब बात करेंगे विश्व की साझी संपदा। ये भी हमारा जो है इस चैप्टर में एक अलग से टॉपिक दिया गया है। विश्व की साझी संपदा, सबसे बड़ी बात करें कि विश्व की साझी संपदा होती क्या है जी। वे संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार, देखो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा, वे संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय या मानवता का हक हो या मानवता का अधिकार हो, उसी को साझी संपदा कहा जाएगा। यानी कि ऐसी संपदा, ऐसी संपत्ति, ऐसी चीजें जिन पर विश्व के सभी देशों का समान अधिकार हो, उसको कहा जाएगा विश्व की साझी संपदा। इसमें देख सकते हैं आप, आपका पृथ्वी का वायुमंडल, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये पूरी दुनिया का है, किसी एक देश का नहीं है, पूरी दुनिया का है। सूर्य से आने वाली जो है अल्ट्रावायलेट किरणें, ये भी पूरी दुनिया की है। इसके अलावा जो ओजोन परत है वो भी पूरी दुनिया की है, किसी एक देश की नहीं। बात करें समुद्री सतह, जो समुद्र है, ये समुद्र भी पूरी दुनिया का है, किसी एक देश का नहीं है। समुद्र भी पूरी दुनिया के हैं, पूरी देश के हैं। इसके अलावा जो आपका अंतरिक्ष है, बाहरी अंतरिक्ष जो है, ये भी पूरी दुनिया का है, जहां पर सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं। इसके अलावा बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप, इस महाद्वीप पर किसी देश का कब्जा नहीं है, ये आपका सभी का भाग है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये मानव रहित है। कैसा है? मानव रहित है। मानव रहित मतलब इस पर मानव नहीं रहते, लेकिन इस पर जो है बहुत सारे वैज्ञानिक जाकर अपना अनुसंधान कर रहे हैं विभिन्न देशों के, जिसमें से भारत के वैज्ञानिक भी गए हुए हैं। चीन, भारत, जापान, रूस, अमेरिका, जो भी बड़े बड़े देश हैं जिनके अंदर काफी क्षमता है, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो वे देश सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिसर्च करते हैं। ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई देश या कोई आपका जो राज्य वगैरह नहीं है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप इसको कहा जाता है। तो ये भी आपका किसका है? पूरी दुनिया का है। इसके अलावा अंतरिक्ष भी सबका है, वायुमंडल भी सबका है, समुद्र सबका है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो साझी संपदा है, इनके विश्व के सभी के लिए। अब सुरक्षा की समस्या, साझी संपदा का प्रबंधन बहुत कठिन है, क्योंकि भाई इसमें जो है ना, ये सबका है और आपस में लड़ते हैं इसको लेकर, क्योंकि हर देश अपना कायदा, अपना फायदा देखता है, अपना फायदा देखता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो साझी संपदा होती है, इसमें प्रत्येक देश अपना हित देखता है बस, चाहे उससे दूसरे को नुकसान हो या उस आपका महाद्वीप को नुकसान हो या उस क्षेत्र को नुकसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो अपना फायदा देखेगा, क्योंकि वो सबका है, और नुकसान होगा तो सबको होगा, लेकिन फायदा एक उसी जो है एक देश को होता है, जो उसमें आपका कुछ उसमें जो क्रियाएं उसके द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या रहती है साझी संपदा को लेकर, क्योंकि सभी देश इसमें जो है अपना योगदान देने से पीछे हटते हैं, लेकिन इसका दोहन करने में सब आगे रहते हैं। इसके अलावा देखें समझौते, तो आपका अंटार्कटिका संधि 1959 में हुई साझी संपदा को लेकर। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ये भी आपका इसी को साझी संपदा को लेकर ही हुआ कि भाई सभी देशों को इसका विकास करना है, इसको बचा के रखना है। तो अंटार्कटिका संधि 1959 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ 1987 में हुआ था। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है, सन याद रखने हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए भाई, अब इनको विस्तार से देख लेते हैं। विश्व की साझी संपदा व इसकी सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। वैश्विक स्तर पर विस्तृत कुछ ऐसे क्षेत्र या हिस्से जिन पर किसी एक देश का संप्रभु यानी कि अधिकार नहीं होता, अर्थात इनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत या साझी संपदा के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, तो सभी देशों का है, सभी दुनिया का है। अंटार्कटिका महाद्वीप, समुद्री सतह, बाह्य अंतरिक्ष, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो साझी संपदा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं, उनको हम देखेंगे। इनसे आपके अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अंटार्कटिका संधि आपको अभी पीछे बताया था मैंने, 1959 ईस्वी में हुई थी। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है और उसकी सुरक्षा के लिए ये संधि की गई थी। दूसरा है मॉन्ट्रियल न्यायाचार, ये 1987 में हुआ, मॉन्ट्रियल न्यायाचार। इसके अलावा बात करें अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार, ये 1991 में हुआ।
तो इन सभी समझौतों ने पारिस्थितिकी की समस्या का हल किया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद है। 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद होने की पुष्टि हुई थी। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है अंतरिक्ष का, उसमें आपका क्या हुआ कि ओजोन परत के जो ओजोन की जो परत है उसमें छेद हो गया था, जिस कारण उस क्षेत्र में अंटार्कटिका के क्षेत्र में आपका क्या हुआ, सूर्य की किरणें सीधी जो है इस महाद्वीप पर आकर पड़ने लगी। उससे क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जो बर्फ थी वो तेजी से पिघलने लगी। जब वो बर्फ पिघली तो पानी का जल स्तर बढ़ने लगा, जिस कारण जो है समुद्री जल स्तर बढ़ा। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। वैश्विक संपदा के रूप में बाह्य अंतरिक्ष के प्रबंधन पर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के बीच असमानता का प्रभाव पड़ता है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध वाले लोगों की जो है मांग अलग रहती है, दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनकी मांग अलग रहती है। इस चीज को लेकर जो है आपस में इनमें विवाद या मतभेद होता रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल और समुद्री सतह के जैसे ही महत्वपूर्ण मुद्दा औद्योगिक उन्नति तथा तकनीकी ही है। स्पष्ट है कि बाह्य अंतरिक्ष की खोज का लाभ न तो वर्तमान पीढ़ी के लिए बराबर है और न ही भावी पीढ़ी के लिए बराबर होगा। तो कुल मिलाकर कहा गया है, देखिए, वायुमंडल और समुद्री सतह, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिससे उद्योग पर बहुत ज्यादा प्रभाव या उद्योग की उन्नति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि इनसे क्या होता है, उद्योगों में कोयला जलाया जाता है, उनसे धुआं निकलता है, अपशिष्ट निकलते हैं, ठीक है, कचरा निकलता है। वो कहाँ जाता है, वो एक तो समुद्रों में जाता है। अब देखो, जो कचरा है, गंदा पानी है, वो तो कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो समुद्र प्रदूषित होगा। दूसरा, उनसे जो धुआं निकलता है, गैसें जो निकलती हैं, उससे क्या हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। तो दोनों के लिए, यानी कि वायुमंडल और समुद्र दोनों के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो उद्योग है। तो या तो उद्योगों को रोक दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। अब ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी चीजों का वहां पर निर्माण हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि जो है आपको इसमें उद्योगों में एक सीमित में, एक लिमिट के अंदर जो है आपको इन उद्योगों में अपशिष्टों का दोहन करना है या उनको जलाना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय। अगर देखा जाए, एक मिनट भाई, ये आज के समय बहुत बड़ी समस्या है कि आपका इसके कारण जो है पूरी, अगर देखा जाए दुनिया में वनस्पतियों को, सॉरी, समुद्रों का और वायुमंडल का बहुत उसमें ह्रास हो रहा है और उनका पर्यावरण या प्रदूषण भी उनमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साझी, अब अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या, इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी और। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। देखिए, साझी संपदा जरूर है, साझी संपदा जरूर है आपकी, लेकिन उसमें सभी देश जो है पीछे हटते हैं, उसमें अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते हैं। तो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। अब कैसी होगी, क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोल, देखो, ये अगर मान लो ये हमारा पृथ्वी है, तो ये आपकी बीच में देखा जाए तो विषुवत रेखा है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे सबसे पहले। उत्तरी गोलार्ध, इन्होंने औद्योगिकीकरण के दौरान पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया है, जो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, जिनमें चीन भी है, भारत भी है, अमेरिका भी है, रूस भी है, तो इसमें आपके बड़े बड़े देश जो है ये सारे इसी में हैं, जो आपके आज के समय विकसित देश जिनको कहा जा सकता है, जिसमें से रूस भी है, ब्रिटेन है, आपका जर्मनी है, फ्रांस है, यहीं पर बात करें अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है। तो ये सारे देश जैसे हैं। इसी के बाद चीन भी है यहाँ पर, और भारत की बात करें तो भारत भी इसी क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, इन लोगों ने क्या किया, औद्योगिकीकरण के दौरान, यानी कि उद्योग जब इन लोगों ने लगाए, तो उसमें क्या करा, सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान जो दे रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध के देश इसमें दे रहे हैं। जबकि बात करें नीचे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में इतने ज्यादा उद्योग नहीं है। यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ भी ज्यादा उद्योग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक दो देश में ज्यादा है, ब्राजील में छोड़ दो, बाकी देश जो है यहाँ पर भी गरीब हैं। यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, न्यूजीलैंड महाद्वीप है, इनका थोड़ा बहुत रोल कह सकते हैं उद्योगों में। तो सबसे ज्यादा जो उद्योग हैं आज के टाइम में तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान भी उत्तरी गोलार्ध के देश ही कर रहे हैं। अब देखो, इनके द्वारा कहा क्या भाई, सबसे ज्यादा नुकसान किसके द्वारा पहुंचाया गया, उत्तरी गोलार्ध के देशों के द्वारा। जिम्मेदारी भी इनकी ज्यादा बनती है, तो फिर सीधी सी बात है भाई, इनकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा है कि ये आपके प्रदूषण को लेकर या जो है उस क्षेत्र को लेकर ज्यादा काम करें। तो विकसित देश जो है ये
उत्तरी गोलार्ध के, इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण को संरक्षण करने की या समुद्रों को बचाने की। अब इधर देख लेते हैं भाई, इधर की बात करें तो विकासशील देश आते हैं इसमें। विकासशील देशों में आपका दक्षिणी गोलार्ध, सबसे ज्यादा जो देश आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दक्षिणी गोलार्ध के देश इसमें शामिल होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में मैंने आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ पर आपका कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ औद्योगिकीकरण अभी चल रहा है, जिम्मेदारी इसलिए इनकी कम बनती है भाई, क्योंकि इन लोगों ने पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुंचाया है। यहाँ पर अभी उद्योगों की शुरुआत हुई है। अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इनमें उद्योगों की शुरुआत अभी हुई है और धीरे धीरे ये लोग विकास कर रहे हैं। तो इनकी जिम्मेदारी भी कम होनी चाहिए, सीधी सी बात है भाई। जब इन्होंने पर्यावरण को नुकसान कम किया है तो इनकी जिम्मेदारी, यानी कि इनकी जिम्मेदारी भी तो कैसी होगी, कम होगी। और इनकी जिम्मेदारी कैसी होगी, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ज्यादा। ये ज्यादा फंड देंगे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, जबकि ये कम पैसा देंगे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है भाई उत्तरी गोलार्ध के देशों की। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। संपदा साझी जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी इनकी ज्यादा है जिन्होंने ज्यादा नुकसान दिया है पर्यावरण को। इसके बाद सिद्धांत, सबकी जिम्मेदारी साझी है लेकिन ऐतिहासिक भूमिका के कारण अलग अलग है। रियो घोषणा पत्र 1992 में जो हुआ था, इसमें कहा गया कि भाई देखो, साझी संपदा जरूर है लेकिन जिम्मेदारी सबकी अलग अलग होगी। जैसे उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं ये कम फंड देंगे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए या पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए। चलिए जब इनके बारे में थोड़ा जो है विस्तार से देख लेते हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत क्या दिया था, रियो डी जेनेरियो जो है सम्मेलन जो हुआ उसी में ये सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत की उत्पत्ति पर्यावरण के मुद्दे पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच असहमति के कारण हुई। क्योंकि जो है ना, उस समय उत्तरी गोलार्ध के देशों का यह कहना था कि भाई सब जो है समान रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों का कहना था कि हमने तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम क्यों उतना पैसा दें। तो इस चीज को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद को सुलझाया गया किसमें, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो हुआ आपका कहां पर, ब्राजील में 1992 में। इसके अंतर्गत उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के वर्तमान स्वरूप पर चर्चा तथा पर्यावरण संरक्षण में सभी देशों की बराबर भागीदारी चाहते थे। अभी बताया मैंने आपको कि उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे, जैसे अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, चीन है, उसमें भारत भी शामिल था। भारत को छोड़ दो, भारत एक जो है विकासशील देश में आता है, क्योंकि भारत में अभी उद्योगों का विकास हो रहा है। तो इस जो है उत्तरी गोलार्ध के देशों ने क्या कहा कि भाई सब जो है बराबर पैसा देंगे पर्यावरण के संरक्षण को करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित कर रखने के लिए बराबर हिस्सेदारी होगी सबकी, बराबर हिस्सेदारी, इनके सब बराबर पैसा देंगे। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों का क्या कहना था वो देख लेते हैं भाई। दूसरी तरफ दक्षिण के विकासशील देशों का मत है कि वैश्विक पारिस्थितिकी को सबसे अधिक नुकसान उत्तर के विकासशील या विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुआ है या पहुंचा है। अतः उन्हें पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदारी भी अधिक उठानी चाहिए। बात तो सही है भाई, जब उत्तरी गोलार्ध वालों ने नुकसान ज्यादा दिया है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है कि वे उस क्षेत्र का विकास करने के लिए ज्यादा पैसा दें, ज्यादा फंड दें, ज्यादा काम करें। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, जब उन्होंने पर्यावरण को नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाया तो वे पर्यावरण के लिए क्या करेंगे, वे कम पैसा देंगे। ऐसी इनकी मांगना था। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में इसी बात को लेकर, इसी विषय को लेकर विवाद हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गए कि भाई कौन कितना पैसा देगा। कि जबकि उत्तरी गोलार्ध के जो देश थे उनका यह मानना था कि सबको बराबर से, सबकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, सब जो है जितने भी देश हैं सारे बराबर पैसा देंगे। तो इस बात को लेकर काफी लंबे समय तक विवाद चलता रहा, लेकिन बाद में आकर रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ, इसमें इस समस्या का समाधान किया गया और यह कहा गया कि भाई जो देश, जिन देशों ने पर्यावरण को नुकसान ज्यादा पहुंचाया है वे फंड भी ज्यादा देंगे, पैसे भी ज्यादा देंगे। और भारत भी इसका समर्थक था, भारत भी इसी बात का समर्थक या समर्थन करता है। विकासशील देशों का मत है कि वे अभी औद्योगिकीकरण व विकास की प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, अतः उन पर पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रतिबंध कानून विकसित देशों के समान नहीं लगने चाहिए। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देशों की मांग को मानते हुए इस साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत को स्वीकार किया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील जो देश थे, जिनमें उत्तरी गोलार्ध का भारत भी शामिल था, तो इनकी बात मानी गई।
कि भाई जिन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, और जिन्होंने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी कम बनती है। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1992 के ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के नियमाचार, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है, इसी को यूएनएफसीसी इसी को कहा गया भाई, में भी इस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के क्षरण में अपनी जिम्मेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। यानी कि जिस देश ने जितना नुकसान पहुंचाया वो उसकी भरपाई करेगा। अब बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा भाई, और अक्सर यहाँ से जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात करेंगे, वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करें तो आपकी CO2, इसके अलावा बात देख लेते हैं मीथेन, इसके अलावा आपका CFC जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, एक तो ये देखना आपको भाई, ये आपका 1997 में आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका कहां पर हुआ, जापान में हुआ। क्योटो जो है जापान का एक शहर है, तो जापान में हुआ था, जो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, इसको HFC कहते हैं भाई, HFC के नाम से इसको जाना जाता है, कि उत्सर्जन को कम करना। यानी कि ये गैसें ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। तो कुल मिलाकर इन पर क्या करना, कंट्रोल करना है। मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जिसे कहा जाता है, इसके अलावा हाइड्रो फ्लोरोकार्बन गैस है। तो इन गैसों पर क्या करना है, इन गैसों पर नियंत्रण स्थापित करना है, इनको कम से कम उत्सर्जित करना। छूट क्या है, भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को शुरुआती दौर में बाध्यताओं से छूट दी गई थी। तो इस आपका 1997 में जो आपका सम्मेलन हुआ था, जो आपकी संधि हुई क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योंकि इन देशों ने इसमें आवाज उठाई, इन्होंने कहा भाई हमने तो अभी जो है उद्योग का विकास करना शुरू किया है और अभी से तुम हम पर रोक लगाओगे। तो चीन और भारत को इसमें छूट दी गई। पाकिस्तान, चीन, भारत जो विकासशील जो देश हैं, जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, उनको इसमें थोड़ी छूट दी गई थी कि वे अभी उद्योग लगा सकते हैं और उनमें कोयले वगैरह का भी उत्पादन, कोयले को जला सकते हैं। ठीक है। महत्व क्या है, यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश अधिक जिम्मेदार हैं। इस सम्मेलन में भी यही माना गया कि भाई जो विकसित देश हैं वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल आपकी समझ में आ गया होगा। क्योटो जो है जापान का एक शहर है, यहाँ पर एक समझौता हुआ, एक संधि हुई जिसे कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। कब, 1997 में, ग्रीन हाउस गैसों को लेकर के, भाई ग्रीन हाउस गैसों को जो है कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होगी, मीथेन है, इसके अलावा CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जिसको कहा जाता है। ये 3 गैसें ऐसी हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट इन्हीं का पड़ता है। तो इनको कम करने के लिए जोर दिया गया, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों को, विकासशील देशों को इसमें थोड़ी छूट प्रदान की गई। महत्व क्या रहा, जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश जो हैं उनको जिम्मेदार इसमें ठहराया गया कि भाई आपको जो है ज्यादा काम करना है। इसके बाद पर्यावरण पर भारत के पक्ष की बात करेंगे भाई। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, पर कैपिटा इमिशन के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण पर भारत का क्या पक्ष रहता है, भारत ने क्या अपने पक्ष इसमें दिए। तो पर्यावरण पर भारत का पक्ष देखते हैं। विकसित देश, देखो विकसित देश ये है आपके, ये मान लो इन लोगों का क्या हो चुका, विकास हो चुका है, जिसमें अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इंग्लैंड भी इसमें आता है भाई। तो ये इसमें सारे देश ऐसे हैं जिनका विकास हो चुका है, और चीन भी फिलहाल अगर देखा जाए तो चीन भी इसी श्रेणी में अब शामिल हो चुका है। जबकि बात करें विकासशील देशों की, जिसमें भारत आता है, तो विश्व औसत से कम, इनके भारत में जो विकास हुआ भी बहुत कम हुआ है विश्व के अनुसार। तो भारत का क्या तर्क है, भारत ने ये बात रखी कि भाई 2030 तक भी भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व के औसत के आधे से कम रहेगा। इनके 2030 तक भी भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है, यानी कि वो रहेगा क्या, वो अभी कम रहेगा। किससे कम रहेगा, जो विकसित देश हैं, या जो आपके जर्मनी है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, अगर बात करें अमेरिका, तो इन देशों से भी बहुत नीचे है भारत। इसके बाद क्योटो
क्योटो पर हस्ताक्षर कब किए भारत ने? तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। G20 सम्मेलन 2005 में हुआ। भारत ने कहा कि विकासशील देशों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दर पर बाध्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकासशील जो देश हैं इन्होंने अभी धीरे धीरे विकास करना शुरू किया है, और अभी से आपने अगर इन पर प्रतिबंध लगा दिए तो ये विकास नहीं कर पाएंगे, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, इसके अलावा बहुत सारे देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं। तो इन पर अभी इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। G8 जो सम्मेलन हुआ था 2005 में, उसमें भारत ने इस पक्ष को रखा। इसके अलावा सिद्धांत क्या है? भारत साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। इनके भारत का यह कहना है कि भाई जिन लोगों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उन पर ज्यादा प्रतिबंध होने चाहिए, और जो विकासशील देश हैं जिन्होंने पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाया तो उन पर प्रतिबंध भी कम होने चाहिए। इस बात का भारत जो है हमेशा से समर्थन करता रहा है और समर्थन करता है। यानी कुल मिलाकर दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं भारत उनके साथ खड़ा रहता है इस मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर। भारत के पर्यावरणीय प्रयास क्या क्या हैं? भारत ने फिर भी कौन कौन से प्रयास किए हैं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आ सकता है एग्जाम में कि भारत ने कौन कौन से प्रयास किए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। सबसे पहले देख सकते हैं आप नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, स्वच्छ ईंधन का उपयोग। आपने देखा था ना 2023-24 में, 2023 के एंड में एक आपका जो है BS6 के नाम से जो है एक इंजन आया था मोटरसाइकिल का। बाइक जो आ रही है फिलहाल BS6 के नाम से आ रही है। तो ये क्या करती है? ये पर्यावरण को जो है पर्यावरण में धुआं या पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है इनका धुआं जो है, ठीक है। और इसके अलावा तेल की अगर बात करें तो भारत ने क्या करा, तेल में जो पेट्रोलियम है फिलहाल वर्तमान में उसमें 20% इथेनॉल की मात्रा मिलाई जा रही है। 20% इथेनॉल की मात्रा मिलाई जा रही है। इथेनॉल जो है गन्ने के रस से बनता है, मक्का से बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो है खाद्य पदार्थ हैं जिनसे इथेनॉल बनाया जा रहा है और उसको पेट्रोलियम में डालकर उसको जो है उपयोग में लाया जा रहा है या लाया जा रहा है। 2024 में 20% का आंकड़ा भारत सरकार के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया था, पूरा कर लिया गया था इस लक्ष्य को। तो एक ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरा क्या है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा को बचाने के लिए, बिजली को बचाने के लिए भी भारत सरकार के द्वारा 2001 में एक अधिनियम, एक एक्ट पारित किया गया था। ऊर्जा के बेहतर उपयोग को बढ़ावा दिया गया और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही सकते हैं, फिलहाल वर्तमान में जो है ऊर्जा को बहुत बचाने के लिए क्या कर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा आपका सोलर वगैरह का घरों में देख सकते हैं, छतों पर देख सकते हैं आप, ठीक है। दिल्ली में आप देखोगे तो जो है आपका जो कश्मीरी गेट वगैरह है, जो दिल्ली का जो संसद है वो भी आपका सोलर के माध्यम से ही चलाया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर बिजली की बचत कर रहे हैं। दूसरा एक्ट आया आपका 2003 में, बिजली अधिनियम। नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये 2003 में पास हुआ था और अब तक इस पर जो है 2014 के बाद इस पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में सोलर पैनल को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बताया मैंने आपको। दूसरा फिर बायोडीजल मिशन। बायोडीजल मिशन वही कि आपका इथेनॉल मिलाया जा रहा है डीजल में। तो स्वच्छ और हरे ईंधन की तरफ कदम भारत सरकार के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा पेरिस समझौता, फ्रांस की राजधानी में पेरिस है। इसमें क्या हुआ, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का भी समर्थन किया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो जलवायु को बचाने के लिए पेरिस समझौता हुआ था, पर्यावरण को बचाने के लिए जो आपका समझौता हुआ पेरिस समझौता, उसका भी भारत सरकार के द्वारा समर्थन किया गया था। अब हम बात करेंगे पर्यावरण आंदोलन की। पर्यावरण को लेकर कई आंदोलन हुए हैं, कौन कौन से हुए उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वन संघर्ष। वनों को बचाने के लिए काफी संघर्ष हुए भारत में। तो आंदोलन की प्रकृति की बात करें तो ये आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया गया था। आपने नाम सुना होगा चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड में चलाया गया महिलाओं के द्वारा। उत्तराखंड में जब जंगलों को काटा जा रहा था, पेड़ों को काटा जा रहा था, तो उन पेड़ों को काटने के लिए महिलाएं उनसे जो है आकर चिपक जाती थी। तो इसे कहा गया क्या, चिपको आंदोलन। तो इसी कारण इसको चिपको आंदोलन कहा गया। उत्तराखंड में स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उन्हें गले से लगा लिया था, जिस कारण जो है इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया।
वन आंदोलन की बात करें तो यह संघर्ष स्थानीय समुदाय बनाम सरकार या कंपनियों के द्वारा चलते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में, जैसे अभी आपने देखा था कि दक्षिण भारत का कर्नाटक के क्षेत्र में कुछ जंगल काटे जा रहे थे, वहां पर कोई मॉल वगैरह बनने वाला था, तो उसको लेकर वहां के लोगों ने आंदोलन किया। वन बचाओ आंदोलन ऐसे होते हैं जो सरकार के खिलाफ या किसी कंपनी के खिलाफ होते हैं। वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय नागरिक होते हैं, उनके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है, तो वन आंदोलन को कह सकते हैं। इसके अलावा मांग क्या होती है इनकी, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार हो, यानी कि जो लोकल के लोग हैं वो जंगलों पर उनका अधिकार होना चाहिए, न कि बाहरी ठेकेदारों का, क्योंकि वो काट कर जो है उद्योग में उनका इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाते हैं। जबकि जो है पेड़ों को बचाने का कार्य, पेड़ों को लगाने का कार्य, पेड़ों को पालने का जो कार्य किया जाता है वनों का, तो वो कौन करता है, स्थानीय लोग करते हैं। तो स्थानीय लोगों का ही उन जंगलों पर, उन वनों पर अधिकार होना चाहिए, ऐसा इनकी मांग रहती है भाई इन आंदोलनों की। चलिए जी, अब देखेंगे बांध विरोधी आंदोलन। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। बांध विरोधी आंदोलन आपने देखा होगा, आपका नर्मदा नदी पर लेकर एक आंदोलन चला था जब सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था। कौन सा, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध की बात करें, सरदार सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध कहां पर बनाया गया भाई, ये बनाया गया जी वर्तमान में गुजरात में, गुजरात में है, और यहीं से नर्मदा नहर निकाली गई है। तो ये देख सकते हैं आप, नर्मदा नदी, ठीक है, पर ये बांध बना हुआ है, इसी को कह सकते हैं आप क्या, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। तो ये बांध से फायदे क्या होते हैं, पहली बात तो ये बताऊं मैं आपको कि बांध हम क्यों बनाते हैं, नदियों के पानी को क्यों रोकते हैं। देखो ये मान लो ये जो है पीछे नदी है और उसका ये पानी आ रहा है इधर से, ठीक है, ये पानी आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, बांध बनाने से दो चीजें, देखो एक तो बांध बनाने से क्या होगा, पानी रुकेगा। जब पानी रुकेगा तो ये पानी को जो है रोक कर ऊपर से घेरने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बांध बनाकर पानी को कुछ ऊंचाई से घेरने का प्रयास करते हैं, और फिर यहां पर लगा देते हैं टरबाइन। इसके नीचे एक जो है ऐसी पहिएदार टरबाइन लगा देते हैं। जब इस पे पानी आके गिरता है तो टरबाइन घूमना शुरू कर देती है। जब भी टरबाइन घूमना शुरू कर देती है तो एक रोड यहाँ से लाकर बाहर जो है हम कहीं में लगा देते हैं, ये आपका जनरेटर में लगा देते हैं, ठीक है। तो जिस कारण जो ना इस रोड के घूमने से ये जनरेटर भी घूमने लगता है, ये यानी कि जो है डेनुमा घूमने लगता है। जब ये डेनुमा घूमने लगता है तो बिजली बननी शुरू हो जाती है। तो एक तो बिजली बनती है इनसे, एक तो ये फायदा है। दूसरा क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, और बांध बना के जो है जैसे मान लो ये पानी रोक दिया और ऊपर से गिरा रहे तो कुछ दूरी तक पानी रुक गया। इस पानी के पीछे क्या करते हैं, यहाँ पर ही वो जो है नहर निकाल देते हैं, यहाँ से सिंचाई के लिए काम करते हैं। तो एक तो सिंचाई होती है, दूसरा बिजली बनती है। दो फायदे हैं इसके। नुकसान क्या है, नुकसान ये मान लो कि यहाँ पर आपने पानी रोक लिया इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहाँ पर पानी रोका। जब ये पानी रोका तो इसके पीछे वाला क्षेत्र जो है जलमग्न हुआ पानी भर गया पीछे। तो उसमें जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये या लोग वहां पर निवास कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उनका विनाश हो जाता है भाई, उनको वहां से हटाया जाता है, या उनके जो है जंगल छीन लिए जाते हैं, उनका स्थान छीन लिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो है उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। या फिर कभी कभी मान लो वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा और इन बांधों से ज्यादा पानी छोड़ दिया, तो निचले वाले क्षेत्रों में भी जो है बाढ़ आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बांध टूट जाते हैं, तो बांध टूटने से भी इस क्षेत्र में जो है नीचे वाले जो क्षेत्र हैं इनमें आपदा आएगी फिर। तो ये इसके नुकसान है। दूसरा क्या होगा, देखो जैसे मान लो ये नदी आ रही है और इसका यहाँ पे पानी रोक दिया, तो फिर क्या होगा कि ये जब इन क्षेत्रों में, घरों में, देखो ये देख रहे हैं ना आप, ये इन घरों में पानी भर रहा है, ठीक है, ये पेड़ डूबते जा रहे हैं, ये जंगल डूबते जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोग क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे, यानी कि इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएंगे। इस क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं वे बेचारे छोड़ के चले जाएंगे, तो बहुत नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर विस्थापन होता है, यानी कि सबसे बड़ी चिंता क्या है, विस्थापन की है। और फायदा क्या है, विकास, बिजली बनेगी और सिंचाई होगी उस क्षेत्र में। अब देखो इसको लेकर ही, तो इसी क्षेत्र को लेकर, नर्मदा नदी के पानी को लेकर ही, नर्मदा नहर को लेकर ही, या वो सॉरी नर्मदा नदी को लेकर, सरदार सरोवर बांध को लेकर एक आंदोलन चला था आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह भारत का सबसे प्रमुख बांध विरोधी आंदोलन था। ये एमपी के लोगों के द्वारा, महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा, गुजरात के लोगों के द्वारा चलाया गया था। विवाद का कारण क्या था, बड़े बांधों से हजारों लोग बेघर होते हैं। मान लो ये बांध बना दिया बड़ा, तो इसके पीछे क्या होगा, पानी भर जाएगा। जब इस क्षेत्र में पानी भरेगा तो यहाँ से लोग जो ना, लोगों को हटना पड़ेगा, तो ये लोग क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे, तो बेघर होंगे। इसके अलावा भूमि, वन भूमि डूब जाती है, इसमें जो जंगल वगैरह है यहाँ पे, ये सारे क्या होंगे, डूब जाएंगे। मांग क्या है इन लोगों की, पुनर्वास, इन पुनर्वास का अधिकार। इनका ये कहना है कि सरकार से, भाई जब हमारे क्षेत्र को छीन लिया गया आपने, यहाँ से इस क्षेत्र में जलमग्न कर दिया, तो हमें कहीं और जो है मकान बना के दो, है जी, पुनर्वास करके दो, यानी कि किसी और क्षेत्र में हमको क्या करो, आबादी बसा के दो। विस्थापित वलत लोगों को पहले बसाया जाए, यानी कि पहले आपको बांध बनाने से पहले इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को कहीं अन्य स्थान पर जगह दो, बसाओ,
ताकि वे वहां पर रह सकें। मान लो आपने बांध तो बना दिया, पीछे से पानी रोक दिया, तो उसके बाद जो ना ये क्षेत्र सारा डूब गया, और ये लोग कहाँ जाएंगे फिर बेचारे, ठीक है। तो इनको जो है विस्थापित होना पड़ता है, वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या इसमें रहती है। उम्मीद है कि बांध विरोधी आंदोलन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे खनिज एवं खनन उद्योग। खनिज व खनन उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं भाई अब जारी के। देखिए दक्षिण देशों की दुविधा। विश्व के अधिकांश खनिज संसाधन दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध कौन सा, देखो भाई, ये मान लो ये पृथ्वी का बीच है, ये पृथ्वी का बीच वाला क्षेत्र है। तो ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। सबसे ज्यादा खनिज पूरी दुनिया में वर्तमान में इन्हीं में मिलेंगे आपको। ये जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके देशों में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, ये उद्योग लगा हुआ है, फैक्ट्री, ये जो जेसीबी लग रही है और यहाँ से खनन कर रही है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप, जबकि राज कौन कर रहा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे जर्मनी है, इंग्लैंड है, पोलैंड है, इसके अलावा आपका रूस है, ठीक है। और इधर अगर बात करोगे अमेरिका है, कनाडा है, अमेरिका है, ठीक है, मैक्सिको है। तो ये देश क्या कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में आ रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं और यहाँ से खनन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, दक्षिणी देशों की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि विश्व के जितने भी खनिज हैं वे सब दक्षिणी गोलार्ध में हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन इनका उपयोग उत्तरी गोलार्ध वाले कर रहे हैं। ये ऊपर वाले जो देश हैं, ये अमेरिका, कनाडा है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, जर्मनी है, रूस है, ये कर रहे हैं। ये कैसे कर रही है, इनके अंदर इतनी जो है, इनकी ये विकसित देश हैं, इनके पास में हर वो टेक्नोलॉजी है कि वे खनन कर सकते हैं। तो यहां पर आकर, इन देशों में आकर ये लोग क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उसकी खुदाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है भाई, खनिज इनके हैं और खुदाई वे कर रहे हैं, और वे भी इससे हिस्सा लेके जा रहे हैं, तो इनका नुकसान हो रहा है बेचारों का, ठीक है। इसके अलावा उदारीकरण का प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खनन के रास्ते खुले हुए हैं। जो आपकी वैश्विक जो कंपनियां हैं, जो विश्व स्तर पर काम करती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वे क्या करती हैं, इन देशों में आती हैं और यहाँ के देशों के साथ में समझौता करती हैं और इनमें खनन करती हैं, यानी कुल मिलाकर खनिज निकालती है। दुष्प्रभाव क्या होगा, रसायनों का उपयोग जल स्रोतों को दूषित करता है। यहां से जो रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं, रासायनिक जो गैसें निकल रही हैं, जो मलबा निकल रहा है, जो अवसाद निकल रहा है, जो अवशिष्ट निकल रहा है, वो सारा कहाँ है, वो इन क्षेत्रों के जो जल क्षेत्र हैं उनमें फैल रहा है। इस क्षेत्र की भूमि प्रदूषित हो रही है, नदियां प्रदूषित होती हैं, झीलें प्रदूषित होती हैं, नुकसान इनका हो रहा है सारा। तो इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा, इस क्षेत्र में पर्यावरण का नुकसान हो रहा, तो ये लोग जो है ना बीमार हो रहे हैं बेचारे। तो सबसे ज्यादा नुकसान इस क्षेत्र के लोगों को हो रहा है इससे। इसके अलावा स्थानीय वनस्पति नष्ट हो रही है। जो इस क्षेत्र में मान लो, यहाँ पर ये मान लो ये पर्वत है कोई, इस क्षेत्र में जंगल है और इसके नीचे कोई खनिज है, तो क्या करेंगे, इस जंगल को, पर्वत को हटाएंगे, उसके बाद खनिज निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक तो जो पर्वत चट्टान वगैरह है उनको तोड़ा जा रहा है, दूसरा फिर उस क्षेत्र में जो वनस्पतियां हैं, जो जंगल है, उनको काटा जा रहा है बहुत तेज, बहुत बड़े स्तर पर। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। एग्जाम्पल बात करें तो फिलीपींस की, फिलीपींस की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये देश है, ठीक है। ये वाला जो देश है, ठीक है, ये चाइना के पास, ठीक है, ये चाइना के पास जो देश है ये आपका फिलीपींस है। इसके अलावा भारत के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पे आप देखोगे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा उड़ीसा में, तो इन क्षेत्रों में क्या किया जा रहा, इन क्षेत्रों में खनन किए जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों को यहाँ से हटाया जा रहा, आदिवासी आबादी को यहाँ से हटाया जा रहा, जिस कारण वे क्या कर रहे हैं, नक्सलवाद बन गया। तो नक्सलवादी समस्या भारत में ऐसे नहीं बनी, वो भी खनन के कारण बनी, क्योंकि उनकी जमीनें छीन ली गई। वे बाद में क्या हुआ, बेचारे बन गए नक्सलवादी, तो वे सरकार के खिलाफ काम करते हैं फिलहाल। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। तो खनिज और खनन का सबसे बड़ा उद्योग जो है इन क्षेत्रों में लगे हैं। तो खनिज भी इसी क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध में, और इसके अलावा खनन उद्योग भी इसी क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर खान जो हैं, जो जमीन से जो खनिज निकाला जा रहा है वो इसी क्षेत्र से निकाला जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये इनके साथ में है। तो ये आ जाएगा वह आपका खनिज और खनन, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, जिसके बाद आगे देखेंगे क्या है भाई, निर्जल वन। निर्जल वन के बारे में बात करेंगे। निर्जल वन क्या है, ऐसी वन भूमि को कहा जाता है जहां मानवीय निवास नहीं होता। यानी कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में मानव निवास नहीं करते, मानव निवास जिस क्षेत्र में नहीं करेंगे, उस क्षेत्र को निर्जल वन कहा जाता है। तो ये आपको इसकी परिभाषा याद करनी है कि ऐसी वन भूमि यानी कि ऐसी जंगल वाली जमीन जहां मानवीय निवास यानी कि मानव के द्वारा निवास नहीं किया जाता, उसे निर्जल वन कहा जाता है। यह प्रवृत्ति उत्तरी गोलार्ध के देशों में अधिक है। इसके अंतर्गत पर्यावरण को मनुष्य से अलग वस्तु माना जाता है, जिसको बाग या अभ्यारण्यों के रूप में बदलकर मनुष्यों से बचाया जा सकता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण के अधिकांश मामले
इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वनों में भी रहते हैं। आदिवासी जो क्षेत्र है उनमें सबसे ज्यादा क्या करते हैं, लोग जंगलों में रहते हैं। जैसे आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इन ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में वनों के स्थानों पर निर्जल वन की संख्या अधिक है। ये कुछ ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश हैं जहां पर जो है जंगल तो बहुत हैं लेकिन उनमें लोग नहीं रहते, यानी कि मानव निवास नहीं करता, बिना मानव के ही जंगल हैं, तो उनको निर्जल वन कहा गया है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में भी विजन विजनपन का अभियान क्रियाशील है। और फिलीपींस में गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को बचाने के लिए हरित संगठनों ने अभियान चलाए हैं। यानी कुल मिलाकर दक्षिणी गोलार्ध में, फिलीपींस में और भारत में भी अगर बात करें तो जंगली जीव जंतुओं को, पक्षियों को बचाने के लिए अनेक संगठन, अनेक जो है समूह ऐसे हैं जो कार्य करते रहते हैं। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए अभियान चलाया गया था क्योंकि इनकी संख्या विलुप्ति के कगार पर चली गई थी। इसके अतिरिक्त अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार को रोकने और हाथियों को बचाने के लिए लंबा अभियान चलाया गया। जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो असम के काजीरंगा में क्षेत्र में जो है, असम में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में क्या है कि एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए भी बड़ी मात्रा में उस क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है। सरकार ने वहां पर उस आपका जो काजीरंगा अभ्यारण्य है और मानस अभ्यारण्य है, उन दोनों में कैमरे भी लगा दिए हैं ताकि कोई जो है अवैध रूप से इनका शिकार ना कर सके। ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में विजनपन जहां कोई न रहता हो के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष चल रहे हैं। विजनपन उसको कहा जाता है जिस क्षेत्र में मानव निवास नहीं करता। इन सभी अभियानों का उद्देश्य किसी प्रजाति की रक्षा करना या निर्जल वनवासियों को संरक्षण देना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको WWLF के नाम से भी जाना जाता है, जैसे संगठनों ने इन आंदोलनों की शुरुआत तथा वित्तीय मदद उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों, जिसको NGO कहा जाता है, तथा स्थानीय लोगों ने भी इसमें सहायता पहुंचाई है या सहायता इनकी की है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे संसाधनों की भू राजनीति। संसाधनों की भू राजनीति के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होंगी? जो संसाधन हमको जमीन से प्राप्त हो रहे हैं, भूमि से प्राप्त हो रहे हैं, उसे कहेंगे भू राजनीति। तो संसाधनों की भू राजनीति, जैसे लकड़ी है, टिम्बर व्यापार, लकड़ी जिसको कहा जाता है, ये कहाँ से प्राप्त होगी आपको? पेड़ पौधों से। तो औपनिवेशिक काल में नौसेना के लिए सबसे ज्यादा जो है आपका क्या किया जा रहा था? जंगलों को काटा गया, लकड़ी काटी गई, क्योंकि आपकी नौसेना तैयार करने के लिए। तो जो है उपनिवेशिक दौर में, उपनिवेशिक दौर कब था? उपनिवेशिक दौर उसको कहा जाता है जो आपका 1947 तक रहा भारत में। यानी कि कुल मिलाकर इंग्लैंड ने जब भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत क्या हो गया? इंग्लैंड का उपनिवेशिक बन गया था। तो उसी को उपनिवेशिक काल कहा जाता है। और इसे कह सकते हैं बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद से लेकर 1947 तक भारत इंग्लैंड का उपनिवेशिक रहा है। दूसरा क्या है भाई? तेल। तेल को लेकर 20वीं सदी विश्व अर्थव्यवस्था का ईंधन खाड़ी देशों में। देखो, जो खाड़ी देश हैं उनमें तेल का बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ। कब? 20वीं शताब्दी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1950 के बाद तेल के बारे में ज्यादा पता लगा, तेल के भंडारों के बारे में पता लगा। उसी के बाद जो अरब देश हैं, अरब देश या खाड़ी देश जो हैं, जिनको खाड़ी देश भी कहा जाता है, जैसे मान लो ईरान है, इराक है, कुवैत है, UAE है, ये देश 1950 के बाद संपन्न हुए, क्योंकि इन क्षेत्रों में निकला क्या? तेल। तेल के कारण ये देश जो है बहुत तेजी से प्रगति कर गए और आज जो है विश्व के विकसित देशों में इनकी गिनती की जाती है। इसके बाद दूसरा है भाई जल वटर। 21वीं सदी जल युद्ध की संभावना है। जोर्डन और फरात जो है, जोर्डन में जो युद्ध चल रहा है वो आपका फरात नदी को लेकर, वो दो देश आपस में इसमें लड़ते रहते हैं। किसको लेकर? पानी को लेकर। तो पानी को लेकर भी 21वीं सदी जो भी है, 21वीं सदी कहते हैं जो अब चल रहा है आपका, जैसे मान लो 2026 है तो ये 21वीं सदी के अंतर्गत आएगा। 2000 से बाद में जो भी आपके सन आते हैं वे 21वीं सदी के अंतर्गत आते हैं। तो 21वीं सदी में सबसे बड़ी समस्या रहेगी पानी को लेकर, जल को लेकर। तो जल की भी सबसे बड़ी समस्या है आपकी 21वीं सदी में। ठीक है भाई। दुनिया में कई युद्ध संसाधनों पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। जैसे भी फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर रूस ने यूक्रेन पर जो हमला कर रहा है, तो जिन क्षेत्रों में तेल की प्राप्ति होती है यूक्रेन में, उन्हीं क्षेत्रों पर जो है रूस अपना कब्जा करना चाहता है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने नाइजीरिया पर हमला कर दिया है। इसके अलावा इराक के साथ अमेरिका का युद्ध चलता रहता है, सऊदी अरब के साथ लड़ते रहते हैं सब जो है कई देश। इसके अलावा कुल मिलाकर जहां पर संसाधन है, जिन क्षेत्रों में संसाधन है, खनिज है, उन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए हमेशा युद्ध चलते रहते हैं, देश आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये सबसे बड़ी समस्या है दुनिया में वर्तमान में संसाधनों को लेकर। इसके बाद मूलवासी
इसकी परिभाषा और पहचान के बारे में बात करेंगे। मूलवासी किसे कहा जाता है? मूलवासी उसे कहते हैं जो व्यक्ति जिसके पूर्वज उस क्षेत्र में निवास करते हों। मान लो किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति के पूर्वज प्राचीन काल से, बहुत लंबे समय से, एक लंबे दौर से निवास कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा मूलवासी। उसके बाद जो बाहर से आकर लोग उसमें आकर बसे हैं, उनको मूलवासी नहीं कहा जाएगा। मूलवासी उनको कहा जाता है जो आपका जमीनी क्षेत्र से, जमीनी रूप से उस क्षेत्र से जुड़े हुए हों और उनकी कई पीढ़ी दर पीढ़ी उस क्षेत्र में निवास करती हो, तो उनको कहा जाता है मूलवासी, इसको कह सकते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने या संयुक्त राष्ट्र ने इसकी क्या परिभाषा दी, तो 1982 में इसकी परिभाषा क्या दी थी भाई? ऐसे लोगों के वंशज जो किसी देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हों, रहते चले आ रहे थे, फिर बाद में दूसरी संस्कृति के लोगों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया या उनको गुलाम बना लिया, तो उनको मूलवासी कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, ये आपका अमेरिका महाद्वीप है, यूएसए है। यूएसए का जो क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। रेड इंडियन, जो ब्लैक रंग के होते हैं भाई, जो काले रंग के होते हैं, इनको रेड इंडियन कहा जाता है। जबकि पुर्तगाल से, स्पेन से, इंग्लैंड से, ठीक, इन क्षेत्रों से आकर बहुत सारे लोग यहाँ से बसे, जैसे कि ट्रंप वगैरह हैं, ठीक है, जो गोरे रंग के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं गोरे रंग के, तो उनको कहा जाए जो है ना, वे मूलवासी नहीं, वे बाद में आके बसे इस क्षेत्र में, और अब उन लोगों का ही कब्जा है फिलहाल वर्तमान में। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ये बेचारे गरीब हैं यहाँ पर अभी फिलहाल देखा जाए तो, रेड इंडियन, ठीक है, तो इनको मूलवासी कहा जाता है। इसके अलावा भारत में इन्हें आदिवासी या जनजाति भी कहा जाता है। आपने देखा ना, भारत में मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा बात करोगे आप मणिपुर में, नागालैंड में, असम में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन राज्यों में क्या रहते हैं? आदिवासी रहते हैं। तो इनको मूलवासी यानी कि आदिवासी भी इनको कहा जा सकता है, जनजाति जिनको कहते हैं। और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति भी क्या है? आदिवासी है, ये उड़ीसा की रहने वाली है। जनसंख्या की बात करें तो विश्व में लगभग 30 करोड़ मूलवासी हैं, यानी कि अगर आदिवासियों की अगर बात करें कुल टोटल पूरी दुनिया में, तो 30 करोड़ के आसपास इनकी आबादी है भाई। पहचान की बात करें, ये अपनी परंपरा, संस्कृति, जीवन शैली को बचाए रखने की मांग हमेशा करते रहते हैं। इनकी संस्कृति, जीवन शैली, खान पीन, रहन सहन, त्योहार, सब कुछ जो है सामान्य लोगों से अलग रहता है, तो इन्हीं को मूलवासी या आदिवासी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के लिए जो है एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। चलिए जी, अब देखें मूलवासियों के अधिकार क्या क्या हैं। मूलवासियों के सबसे बड़े अगर बात करें तो निवास स्थान, भाई जिस क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं, ये नहीं चाहते कि उस क्षेत्र में कोई और आके जो है इनके जीवन में हस्तक्षेप करे। तो सबसे पहले तो ये मांग करते हैं समानता की, कि भाई हमारे साथ भी समान व्यवहार किया जाए। ये वे विश्व राजनीति में बराबरी का दर्जा जो है प्राप्त करने की मांग करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये, सबसे बड़ी मांग इनकी ये होती है, ये है। दूसरा क्या है? जमीन का महत्व। मूलवासियों के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, यह उनके जीवन का आधार है। निवास स्थान छीनने का मतलब जीवन का अंत होता है, यानी कि कुल मिला के ये जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं और उन क्षेत्रों पर ये जो है अपना अधिकार मानते हैं कि भाई इनकी है जमीन। जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र को ये अपना मानते हैं और उनकी और उस जमीन को भी ये अपना मानते हैं। और सरकारों से भी ये मांग करते हैं कि भाई सरकार भी उस क्षेत्र में हस्तक्षेप ना कर सके। तो जमीन का महत्व इनके लिए बहुत ज्यादा होता है। ये केवल उसको संपत्ति नहीं मानते, जीवन का अधिकार मानते हैं उसको। इसके अलावा संगठन की बात करें तो 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपुल्स, इंडिजिनस पीपुल्स का गठन किया गया, जो मूलवासियों के अधिकारों की बात करता है या उनके जो है मामलों को उठाता है या उनका सम्मान करने के लिए आंदोलन करता है। अब इस चैप्टर से एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं या कौन कौन सी तिथियां मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बताई 1959 में। 1959 में क्या हुआ था? अंटार्कटिका संधि हुई थी विश्व के देशों के बीच में, तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट इसको आपको याद रखना है, 1959 में अंटार्कटिका की संधि हुई। दूसरा, 1972 में क्या हुआ? 1972 में लिमिटिस टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की गई थी, किसको लेकर? आपकी वनस्पति को लेकर, पर्यावरण को लेकर भाई। इसके अलावा 1987 में क्या आया? ब्रटलैंड रिपोर्ट आई और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी वर्ष हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी वर्ष हुआ। इसके अलावा 1992 में क्या हुआ? रियो सम्मेलन, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, रियो डी जेनेरियो में यह आयोजित किया गया था और ब्राजील में हुआ था भाई। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका, सॉरी, हाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसके अलावा बात करें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया,
क्योटो शहर है आपका जापान का। इसके अलावा बात करें 2002 की, तो 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपको याद रखना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी आपको याद रखना। ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 6 जो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर रहेगा उसे हम करेंगे कल। इस बुक का आखिरी चैप्टर रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उसका ये आखिरी चैप्टर होगा, जो जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो उसके बारे में कल बात करेंगे, कल उसको पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें भाई, और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दें। चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।